कितने अमीर हैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजों की अपॉइंटमेंट का प्रोसेस क्या है, जानेंगे इस वीडियो में। हेलो, मैं स्वर्ण और आप देख रहे हैं स्विच। तो आधी रात का वक्त है, लोग सोने की तैयारी में हैं और तभी सुप्रीम कोर्ट कुछ ऐसा करता है जो पूरे देश को चौंका देता है। 5 मई 2025 की रात सुप्रीम कोर्ट ने अपनी वेबसाइट पर एक ऐसा खुलासा किया जिसने पहली बार न्यायपालिका को इस लेवल पर ट्रांसपेरेंट बना दिया। 33 में से 20 से ज्यादा सिटिंग जजों की संपत्ति की डिटेल्स जो थी वो एकदम पब्लिक कर दी गई। सबसे पहले तो चीफ जस्टिस संजीव खन्ना जो 13 मई को रिटायर होने वाले हैं, उनके साथ बाकी सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम के 5 जजों ने अपनी संपत्ति की डिटेल्स अपलोड कर दी हैं। यानी अब जनता जान सकती है कि देश के सबसे बड़े जज के पास कितनी संपत्ति है। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बताया है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति कैसे होती है। इसमें हाई कोर्ट कोलेजियम, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और खुद सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम की क्या भूमिका होती है, इन सब की जानकारी जो है वो वेबसाइट पर दी गई है। अब बात करते हैं महिला जजों की। तो सुप्रीम कोर्ट की 2 महिला जजों में से जस्टिस बेला त्रिवेदी ने अपनी संपत्ति सार्वजनिक कर दी है, लेकिन जस्टिस बीवी नागरत्ना की डिटेल अभी अपलोड नहीं हुई है। और हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने ये भी वेबसाइट पर डाल दिया है कि 9 नवंबर 2022 से 5 मई 2025 तक किन लोगों को हाई कोर्ट का जज बनाया गया, उनका सोर्स क्या था, जुडिशियल सर्विस या बार से वो किसी मौजूद या रिटायर जज के रिश्तेदार हैं या नहीं, और उनकी सोशल कैटेगरी जो है वो क्या है। 1 अप्रैल को कोर्ट ने डिसाइड किया था कि जजों की संपत्ति की जानकारी अब पब्लिक डोमेन में होगी। जिनकी डिटेल मिल गई है उन्हें अपलोड कर दिया गया है और बाकी जैसे ही जो डिटेल्स है वो आते रहेंगे उन्हें वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। ये फैसला जस्टिस यशवंत वर्मा के घर से जब कैश बरामद किया गया उसके बाद फैसला लिया गया था। हालांकि ये पैसे उनके थे या नहीं, इसकी जांच जो है वो अभी चल रही है, लेकिन इस एक इंसिडेंट ने जुडिशरी की ट्रांसपेरेंसी पर कई सवाल खड़े किए थे, जिसके बाद ये फैसला लिया गया था। सुप्रीम कोर्ट के जजों को अपने एसेट डिक्लेयर करने को लेकर क्या नियम है, क्या बातें हैं, वो भी जान लेते हैं। तो इससे रिलेटेड सबसे पहला रेजोल्यूशन जो था वो 1997 का है। उस समय सीजीआई JS वर्मा की अध्यक्षता में बैठक हुई थी, जिसमें एक रेजोल्यूशन लाया गया था कि जो जितने भी जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो अपने एसेट जो है वो सीजीआई के सामने डिक्लेयर करेंगे। ये इन्फॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में नहीं करना था। फिर उसके बाद 2009 में भी ऐसी एक बैठक हुई थी जिसमें रेजोल्यूशन लाया गया था, जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उन्हें अपनी संपत्ति जो है उसकी जानकारी सुप्रीम कोर्ट के वेबसाइट पर देनी होगी, लेकिन इसे मैंडेटरी नहीं बताया गया था। जो ये करना चाहते हैं वो ऐसा कर सकते थे, लेकिन 2018 से जो ये वेबसाइट है वो अपलोड नहीं की गई थी, लेकिन अब इसे अपलोड कर दिया गया है। अब हम ये भी जान लेते हैं कि जो हमारे सीजीआई हैं उनके पास कितनी संपत्ति है और जो अगले सीजीआई बनने वाले हैं उनके पास कितनी संपत्ति है। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 13 मई को रिटायर होने वाले हैं, जिनके पास 55.75 लाख के फिक्स डिपॉजिट, 1.06 करोड़ का PPF अकाउंट में जो है वो डिक्लेरेशन किया गया है। वहीं अगर हम अचल संपत्ति की बात करें तो दिल्ली के साउथ में उनका DDA का एक 2 BHK फ्लैट, कॉमनवेल्थ गेम विलेज में 4 BHK अपार्टमेंट और गुरुग्राम के एक फ्लैट में 56% की हिस्सेदारी है। बाकी की उनकी हिस्सेदारी जो है उनकी बेटी की है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में उनके पास एक पूर्वजों की जमीन भी है जो प्री पार्टीशन टाइम से उनके परिवार में है। अब हम बात करते हैं कि जो भारत के अगले सीजीआई बनने वाले हैं उनके पास कितनी संपत्ति है। तो जस्टिस BR गवई 14 मई को नए सीजीआई बनने वाले हैं, तो उनके बैंक अकाउंट में 19.63 लाख और PPF में 6.59 लाख की सेविंग्स जो है वो है। प्रॉपर्टी की अगर बात करें तो अमरावती महाराष्ट्र में उनकी एक पुश्तैनी मकान है, मुंबई और दिल्ली में फ्लैट्स और अमरावती व नागपुर में इन्होंने खेती की ज़मीन जो है वो ली हुई है। हाँ, उन्होंने ये भी डिक्लेयर किया है कि उनके ऊपर 1.3 करोड़ की लाइबिलिटी यानी कि कर्ज भी है। लेकिन अब मिलते हैं सुप्रीम कोर्ट के सबसे अमीर जज से, जो हैं जस्टिस KV विश्वनाथन। इन्होंने शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड्स, फिक्स डिपॉजिट वगैरह में 120.96 करोड़ से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट डिक्लेयर किया है। मूवेबल एसेट की बात करें तो इनके पास करीब 1450 ग्राम की ज्वेलरी है, जिसमें गिफ्ट और विरासत दोनों की ज्वेलरी मिली हुई शामिल है। और तो ये तो बात हो गई एसेट की। अब इसके साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने इसमें जजों की अपॉइंटमेंट की भी जानकारी दी है, जिसमें देश के सीजीआई कैसे चुने जाते हैं, हाई कोर्ट के जज कैसे चुने जाते हैं, ये सब जानकारी दी है। तो इसे भी हम एक एक करके समझते हैं। तो सीजीआई कैसे चुने जाते हैं?
तो इसका पहला स्टेप होता है कि लॉ मिनिस्ट्री रिटायर होने वाले सीजीआई से पूछते हैं कि अगला सीजीआई किसे होना चाहिए। फिर यहाँ पर सीनियरिटी का रूल अप्लाई होता है, जिसका मतलब ये हुआ कि जो सबसे सीनियर जज होंगे उन्हें ये इम्पॉर्टेंट पोजीशन मिलेगी, और अगर कोई कंफ्यूजन है तो सीजीआई बाकी के जजों से कंसल्ट कर सकते हैं। फिर लॉ मिनिस्टर ये नाम जो है वो पीएम के पास भेजते हैं, जो प्रेसिडेंट को रेकमेंड करते हैं, और फिर ऑफिशियल अपॉइंटमेंट होता है। अब हम आते हैं सुप्रीम कोर्ट जजों की अपॉइंटमेंट पर। तो इसके लिए एक कॉलेजियम बनता है जिसमें सीजीआई प्लस 4 सीनियर जज होते हैं। कभी कभी जो अगले सीजीआई बनने वाले होते हैं उन्हें भी इसमें शामिल किया जाता है। जज हाई कोर्ट से हो सकते हैं या बार से हो सकते हैं। कॉलेजियम देखता है कि कोई जज कितने सीनियर हैं, उनके जो फैसले हैं वो कैसे हैं, उनकी ईमानदारी और जो उनका मेरिट है वो किस तरह का है, और फिर इस पूरे जो सभी चीज़ों को एनालिसिस किया जाता है। फिर लॉ मिनिस्टर, पीएम, प्रेसिडेंट का वही पुराना ट्रायंगल जो है वो एक्टिव हो जाता है। ये तो सुप्रीम कोर्ट की बात हो गई। हाई कोर्ट को लेकर क्या कहा गया है वो भी जान लेते हैं। तो बात स्टार्ट होती है हाई कोर्ट कॉलेजियम से, जिसमें हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और 2 सीनियर जज होते हैं। अगर कोई एडवोकेट है तो उनकी उम्र 45 साल से लेकर 55 के बीच होनी चाहिए। सालाना इनकम जो है वो 7 लाख से ऊपर, प्रो बोनो वर्क हो और कोर्ट परफॉर्मेंस भी बढ़िया होनी चाहिए। अगर कोई जुडिशियल ऑफिसर है तो 58.5 ईयर्स से उसकी उम्र जो है वो कम होनी चाहिए, और ACRs और पुराने जजमेंट की क्वालिटी जो है उन सब की चेक की जाती है। इसके बाद हाई कोर्ट कॉलेजियम बाकियों से कंसल्ट करते हैं, बाकी जजेस और बार के मेंबर्स से बातचीत की जाती है। कई बार कैंडिडेट्स को पर्सनल इंटरेक्शन के लिए भी बुलाया जाता है। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स भी मांगे जाते हैं, जिसमें बायोडेटा, चार्टर्ड अकाउंटेंट का सर्टिफिकेट जो है, ये सारी जानकारी मांगी जाती है। अगर कोई रिश्तेदार उसी कोर्ट में प्रैक्टिस करता है तो उसका जो अंडरटेकिंग है वो भी मांगा जाता है। फिर आता है स्टेट गवर्नमेंट का रोल। तो चीफ जस्टिस उस प्रपोजल को स्टेट के मुख्यमंत्री को भेजते हैं। साथ में इसकी एडवांस कॉपी गवर्नर, यूनियन लॉ मिनिस्टर और सीजीआई को भी भेजी जाती है। अब बारी आती है सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की। ये कॉलेजियम इंडिपेंडेंटली सारे क्रेडेंशियल्स जो हैं वो चेक करते हैं, कैंडिडेट से इंटरैक्ट करते हैं, और बाकी रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट जजों से सलाह भी ली जाती है। अगर किसी कैंडिडेट के खिलाफ कोई शिकायत होती है तो उसकी जांच भी की जाती है। मेरिट, ईमानदारी, सीनियरिटी और जुडिशियल बिहेवियर, इन सभी को लेकर कॉलेजियम अपना फाइनल कॉल जो है वो लेता है। अब फाइनल राउंड में आता है यूनियन गवर्नमेंट का रोल। अगर सरकार को किसी नाम पर पब्लिक इंटरेस्ट या फिर नेशनल सिक्योरिटी का खतरा लगता है तो वो उसे एक बार फिर से रिकंसिडरेशन के लिए वापस भेज सकते हैं। लेकिन अगर कॉलेजियम फिर से उसी नाम को फॉरवर्ड करते हैं तो फिर सरकार को ये फैसला जो है वो मानना ही पड़ेगा। इसके बाद लॉ मिनिस्टर उस नाम को पीएम को भेजते हैं, और फिर पीएम उसे प्रेसिडेंट को सलाह देने के लिए फॉरवर्ड करते हैं। अब जब प्रेसिडेंट की मंजूरी मिल जाती है तो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की तरफ से एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी होता है, लेकिन नोटिफिकेशन से पहले न्यूली अपॉइंटमेंट जज को अपना मेडिकल सर्टिफिकेट और जो डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ है वो देना ज़रूरी होता है। तो ये पूरा का पूरा जो अपॉइंटमेंट प्रोसेस है सुप्रीम कोर्ट के जजों का, सीजीआई का या फिर हाई कोर्ट के जजों का, उसकी पूरी जानकारी जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने अपने वेबसाइट पर दी है, जिसकी जानकारी हमने आप तक पहुंचाई है। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें स्विच को।